हेलो स्टूडेंट्स, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के राजनीति, सामाजिक राजनीति जो विज्ञान है, यानी हम लोग उसको अंग्रेजी में पॉलिटिकल साइंस बोल सकते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का पहला अध्याय आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आज से पहला अध्याय हम लोग देखेंगे, पूरा कंप्लीट देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन कंप्लीट तक देखेंगे। तो नए स्टूडेंट अगर है आप तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के जो चैप्टर है, ये पहला चैप्टर में क्या है? संविधान। क्या है? संविधान। तो संविधान को हम लोग अच्छे से आज समझने वाले हैं। संविधान क्या है, इसमें क्या काम होता है, क्या चीज़ें नहीं है, पिछले कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे, फिर भी अच्छे से आप लोग जानकारी लीजिए इसका। तो शुरू करते हैं। पिछले कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, इसके बारे में आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो चलिए, आपने पिछली कक्षाओं में भारतीय संविधान निर्माण के बारे में पढ़ा है। कक्षा 7 में आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़े हैं। यह भी जाना कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान, हम लोग ये भी जाने हैं कि विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान में से एक है। यह कोई वर्ष के संघर्ष, आंदोलन और राष्ट्रीय चिंता का परिणाम है। और ये जो हम लोग को मिला है, ये बहुत दिनों तक हम लोगों का एक बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत बड़ा एक संघर्ष आंदोलन करना पड़ा, तभी ये चीज़ हम लोग को मिला है। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान भी भारत के राजनीतिक स्वरूप के बारे में काफ़ी विचार किए हैं। और इसको राष्ट्रवादी नेता जो है, राष्ट्रवादी का मतलब होता है जो राष्ट्र के लिए सद्भावना रखता है, राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिए कोशिश करता है, वही होता है राष्ट्रवादी नेता। तो उनके द्वारा ये पूरा स्वरूप को काफ़ी विचार विमर्श किया और ये शुरू किया। औपचारिक भारत में अंग्रेजों के बनाए कानून से हर नागरिक त्रस्त था। यानी कि इससे पहले जो अंग्रेज लोग थे, वो लोग क्या बनाए थे? कानून बनाए थे। उस कानून से हमारे भारतवर्ष सब क्या थे? नाखुश थे, उससे बहुत परेशान थे। अतः स्वतंत्रता भारत संविधान निर्माताओं ने महसूस किया कि इस देश के राष्ट्र का स्वरूप लोकतांत्रिक ही होना चाहिए। तो सभी ने मिलकर बोला कि इस देश का जो लोकतांत्रिक होगा, ये क्या होगा? राष्ट्र जो होगा इसका स्वरूप लोकतांत्रिक होना चाहिए, ताकि सरकार में आम लोगों की सहभागिता हो, ताकि सरकार से आम लोगों का जो सहभागिता है ये होना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भेदभाव रहित ऐसे समाज के निर्माण की आशा की जाती है कि जिसमें हर नागरिक सम्मान या समान हो। अरे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भेदभाव नहीं होना चाहिए। समाज का ऐसा समाज की आशा हम लोग कर सकते हैं जिसमें बहुत ही बड़ा हम लोग सभी को आशा रखते हैं और बहुत समान रूप से सभी को हम लोग रख पाएंगे। इस अध्याय में हम लोग भारतीय संविधान के विभिन्न आयामों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस आयामों से ही भारत के एक शक्तिशाली लोकतंत्र समाज बनाने का उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है। हम लोग इसी में क्या करेंगे? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाएंगे और बहुत ही जो संविधान के विभिन्न आयाम है, इस आयाम को हम लोग अभी जानेंगे। तो चलिए, इसका जो आयाम है, इस आयाम को पहले हम लोग देखेंगे। पहली आयाम जो है, ये देखिए, ये आयाम क्या है? भारतीय संविधान के आयाम, ठीक है। पहला है संघवाद। संघवाद क्या है इसको जानिए। संघवाद क्या है इसको हम लोग डिटेल से आज जानने वाले हैं। तो ये क्या है? देखिए,
हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। हमारे देश में संघीय शासन व्यवस्था को ही अपनाया गया है। संघवाद से तात्पर्य यह है कि देश के एक से ज़्यादा स्तर के सरकारें कार्य करती है। संघवाद का मतलब संघ मतलब मिलजुल कर कोई भी चीज़ हम लोग करेंगे तो एक साथ क्या करेंगे, मिलजुल कर हम लोग काम करेंगे, तो वही हो गया संघ। ठीक है, अकेला नहीं, अकेला नहीं, संघ का मतलब एक साथ। ठीक है, तो जैसे राज्य सरकार हो गया, केंद्र सरकार हो गया और स्थानीय सरकार हो गया, तीन जो सरकार है ये मिलजुल कर हम लोगों का काम करती है, तो इसीलिए ये हो गया संघ सरकार। ठीक है, हमारे देश में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार पहले ही हम बताए। पिछली कक्षा में हम लोग ने क्या पढ़ा है, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। क्लास 6 में हम लोग पढ़े हैं स्थानीय सरकार और क्लास 7 में हम लोग पढ़े हैं राज्य सरकार के बारे में। और हम लोग जो क्लास 8 है इसमें हम लोग पढ़ेंगे सरकार के जो सभी फैसले किस तरह से लिया जाता है, इसको हम लोग आज अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, अधिकार है लेकिन कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार को ही है। तीन सरकार है, सरकार कितना है, तीन है, लेकिन कानून बनाने का अधिकार किनके किनके है, राज्य सरकार के हैं और केंद्र सरकार के। वो ये जिन मुद्दों पर कानून बना सकती है वो ये उनके लिए संविधान के 3 सूचियाँ दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यह सूची सुरक्षा, वित्तीय और संचार जैसे राष्ट्रीय महत्वों के विषय में रखा जा सकता है। संचार और राष्ट्रीय वित्त जो है और सुरक्षा के लिए, वित्त मतलब पैसा से संबंधित, संचार मतलब एक जगह से दूसरे जगह। संचार का बहुत सारा साधन होता है, जैसे हम लोग आने जाने के लिए, फिर खबर पहुंचाने के लिए टीवी, रेडियो, मोबाइल, ये सब है। सुरक्षा के लिए हम लोग देश के लिए जो सुरक्षा करते हैं ये भी हम लोग इसमें रख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे इसको। जिस पर वह कानून बनाती है, राज्य सूची राज्य से संबंधित विषयों जैसे कि भूमि, कृषि, पुलिस आदि होते हैं, ये राज्य सरकार बनाती है। जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है वह शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे कुछ ऐसे भी विषय हैं जिस पर दोनों सरकार काम करते हैं। कुछ ऐसा विषय है जो कि दोनों सरकार उस पर क्या करती है, काम करती है। इस विषय पर समवर्ती सूची, तो दोनों विषय राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार जो मिलजुल कर काम करती है, ये क्या हो गया, समो मतलब एक साथ हो गया। अकेला था तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार हुआ। जब एक साथ होगा तो क्या होगा, समवर्ती सूची होगा। अभी समझ में आया के अंतर्गत शामिल होता है। और इस विषय सूची के विषय पर किसी प्रकार के भेदभाव होता है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य तब होता है, लेकिन कभी कभी किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून राष्ट्रपति को हस्ताक्षर होता है। जो राज्य के द्वारा कानून बनाता है तो राष्ट्रपति उसमें साइन करता है, तभी वो लागू होता है, वह कानून उस राज्य के लिए मान्य हो जाता है। जब ये साइन कर दिया तो उस राज्य के लिए क्या होगा, मान्य हो जाएगा। ठीक है, भारत के सभी लोगों को इस कानून के नीतियों का पालन करना होता है। और जो कानून बनता है वो भारत का नागरिक जो है उस नीति को वो लोग क्या करता है, मानता है, पालन करता है। प्रत्येक स्तर की सरकार के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भी इसी आधार पर किया गया है, संविधान में किया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति क्या है, चलिए इसको देखते हैं। हमारे देश में संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया। हम तो जानते हैं कि हमारे देश में संसद को ही चुना जाता है, उसके बाद वो संसद के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को चुनते हैं। हम लोग नहीं चुनते हैं, संसद के द्वारा उसको जो मुख्य नेता होता है उसको चुना जाता है। संसदीय शासन प्रणाली शासन की वह व्यवस्था है जिसमें व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ एवं
सामंजस्यपूर्ण संबंध होता है। कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में न होकर मंत्रिमंडल के रूप में होता है। ठीक है, वो किसी एक के हाथ में नहीं रहता है, ये मंत्रिमंडल और कैबिनेट में क्या होता है, निहित होता है। ठीक है, कार्यपालिका को शक्ति विधायिका व्यवस्थापिका से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। और कार्यपालिका किसके द्वारा शक्ति जो है, ये विधायिका और विधायिका के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है, मतलब उसी के अंडर में ये रहता है। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। जब हम लोग केंद्र को देखेंगे तो वहाँ संवैधानिक जो अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, वही सबसे सब कुछ कार्य करता है। लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद के हाथ में होती है। लेकिन वास्तविक जो शक्ति होता है वो मंत्री परिषद के हाथ में ही रहता है। मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और जो मंत्री परिषद का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष, तो उसका प्रधानमंत्री ही उसमें सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। और जो लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल जो होता है, उसी दल के द्वारा प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद क्या होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, मतलब जितना सारा कार्य होता है वो उसमें करने का जो करता है, मतलब उस कार्यों को लेके वो लोग रहता है। अभी हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता निष्पक्ष न्यायपालिका क्या है। स्वतंत्रता और क्या है, निष्पक्ष न्यायपालिका क्या है, इसको हम लोग अभी देखेंगे। भारत के संविधान में स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। भारत में क्या है, स्वतंत्रता और निष्पक्ष, मतलब किसी के पक्ष में न लेकर, वही होता है निष्पक्ष न्याय हम लोग लेते हैं। स्वतंत्रता न्यायपालिका से आशय यह है कि यह उसके कार्यक्षेत्र में किसी बाहरी शक्ति या सरकार के अन्य लोगों का हस्तक्षेप नहीं रहता है। बाहरी लोग और सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। इसी प्रकार इसी निष्पक्षता का मतलब है कि न्यायपालिका की विशेष जो व्यक्ति या संस्था के लिए कार्य नहीं करेगी। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए सरकार में निम्न प्रावधान दिए गए हैं। क्या क्या प्रावधान है, इसे हम लोग अभी देखेंगे। स्वतंत्रता न्यायपालिका जो काम करता है ये क्या है, देखो। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। दोनों का जो अध्यक्ष होता है, यानी कि सबसे बड़ा मैन, उसको क्या करता है, राष्ट्रपति के द्वारा वो नियुक्ति किया जाता है। लेकिन उन्हें पदमुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। उसको पद से छुड़ाने के लिए उसका राष्ट्रपति का कोई हक नहीं है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। महाभियोग के द्वारा ही उसको हटाया, मतलब उससे हम लोग आरोप लगाकर, उसका दोष दिखाकर, ये चीज़ रहता है, तभी उसको हम लोग वहाँ से हटा सकते हैं, नहीं तो नहीं। उच्च न्यायालय के अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनके सेवा शर्तों आदि निर्धारण का अधिकार संबंधी न्यायालय को होता है। सरकार या संसद इस विषय पर हस्तक्षेप नहीं करता है। न्यायाधीश पद मुक्त होने और उसके पश्चात सरकार के अधीन में वो पद ग्रहण नहीं कर सकता है या अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता है। हालांकि इस प्रावधान का प्राय उल्लंघन होता है और पद मुक्त न्यायाधीशों को अपने मंत्री और
राज्यपाल अपने मंत्री और राज्यपाल जो होता है वह विभिन्न आयामों के अध्यक्ष आदि बनाया जाता है। अध्यक्ष मतलब वहाँ का जो मेन होता है वही उसका संचालन करती है। न्यायाधीशों और अन्य कर्मचारियों का वेतन संचित निधि से देता है। संचित निधि जहाँ इकट्ठा होता है पैसा और वहीं से इसका पेमेंट भी होता है। लेकिन संसद इस विषय पर मतदान नहीं कर सकती है। संसद क्या उसमें उसको चुनने के लिए ये मतदान नहीं कर सकती है। अभी हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को हम लोग अभी देखेंगे। समाज में व्यक्ति के विकास के लिए प्रदत्त व्यवस्था को उसका अधिकार कहा जाता है। जो संविधान के व्यक्ति के लिखित रूप से अधिकार प्रदान करता है उसे सुरक्षा के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी जो व्यवस्था है व्यवस्था कर सकते हैं। भारत का संविधान यहाँ के लोगों को कुछ मौलिक अधिकार देता है। मौलिक अधिकारों को संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। हम लोग मौलिक अधिकार को भारत का अंतरात्मा भी कह सकते हैं। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 और 12 से 30 तक और 32 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के विकास में सहायक होते हैं। व्यक्ति के विकास, हम लोग जब विकास करते हैं तो ये अधिकार सबसे बहुत सहायता हम लोग को करता है। किस रूप से देखिए, ये देश के सभी नागरिकों को सरकार की मनमानी और निरंकुशता से बचाती है। मनमानी नहीं करने देती है सरकार को। उसका जो ये है मनमानी ढंग से हम लोग उसको बचा सकते हैं, मतलब आपत्ति कर सकते हैं। प्रारंभ में संविधान के साथ मौलिक अधिकार को शामिल किया गया था, लेकिन बाद में संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में ये चीज़ पूछता है बार बार, आप लोग इसको नोट करके रख लीजिए कि कितने संविधान पहले बनाया गया था और इनमें से किस संविधान को एक भाग को हटा दिया गया है। तो उसका आंसर होगा संपत्ति का अधिकार को हटाया गया है। वर्तमान में ये 6 मौलिक अधिकार है। अभी 6 मौलिक अधिकार है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह इससे बचने के लिए न्यायालय की शरण ले सकती है। कोई अनुभव करता है कि हमको इससे हनन हो रहा है तो वो अपने विचार को व्यक्त करने के लिए, अपना आरोप को दिखाने के लिए वो न्यायालय का शरण मतलब वहाँ जाकर अपील कर सकता है उससे बचने के लिए। अभी हम लोग देखेंगे पहला जो है समानता का अधिकार। ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। समानता का अधिकार हम लोग देखेंगे। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को देश का कानून एक समान सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग आधार पर किसी भी नागरिक के साथ मतभेद नहीं किया जा सकता। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर हम लोग उसे नागरिकता से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को खेल के मैदान, होटल, दुकान आदि से सार्वजनिक स्थानों से हम लोग उसको हटा नहीं सकते हैं या जाने से रोक नहीं सकते हैं। राज्य या देश के हर नागरिक को सरकारी नौकरी पाने का समान अवसर प्रदान किया गया है। अभी हम लोग इसका नेक्स्ट स्वतंत्रता का अधिकार को देखेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार को अभी देखेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत देश के नागरिकों को अभिव्यक्त और शोषण, शांतिपूर्ण सभा करने एवं संगठन बनाने, देश के किसी भी भाग को आने जाने, रहने तथा कोई भी व्यवसाय या कारोबार करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसे प्रेस, मीडिया, झंडो उत्तोलन, जिसको हम लोग झंडा इस तरह से उठाते हैं ना,
इस तरह से। तो इसका उत्तोलन भी हम लोग कर सकते हैं, चाहे कोई भी लिंग का हो, कोई भी जाति का हो, हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। जैसे ये अधिकार इसके अंतर्गत ही आते हैं, किसके? स्वतंत्रता के अंतर्गत ये चीज़ आता है। और कौन कौन सा चीज़ आता है, आप लोग अपने कॉपी में इसको अपने से लिखिए। अभी आएंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, इसे भी आप लोग अच्छे से जानिए। यह अधिकार मानव तस्करी, बेगार एवं जबरन श्रम का निषेध करता है और यह 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक काम धंधों में लगाना, यह मजदूरी करवाना, ये क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार में हम लोग उसमें जा सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये क्या है? सभी नागरिकों को पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, मतलब कोई भी धर्म आप लोग हमारे इंडिया में पालन कर सकते हैं, इससे कोई आप लोगों का कुछ भी हम लोग उसमें आपत्ति किसी का नहीं है, कोई भी धर्म आप लोग मान सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्राप्त किया गया है। अब देखिए संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार। संविधान के जो ये है, इसे हम लोग देखेंगे। संविधान में भारत की सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। देखिए जो संस्कृति है इसमें बहुत सारा चीज़ आता है, इसको बनाए रखने के लिए हम लोग का संस्कृति का अधिकार होना चाहिए। बल दिया गया है धार्मिक या भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपने अपने शैक्षिक संस्थाओं खोलने का अधिकार प्राप्त है। शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अपना अपना शिक्षा संस्थान आप लोग खोल सकते हैं और उसमें से आप लोग सभी को शिक्षित कर सकते हैं, इसके लिए आपको अधिकार दिया गया है। अभी देखिए हम लोग देखेंगे इसका संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक क्या है? उपचार का अधिकार। यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। अदालत में वो जा सकता है। अभी देखिए मौलिक कर्तव्य क्या है, इसको हम लोग अभी देखेंगे। तो देखिए हमारा संविधान जो है देश के नागरिकों के कुछ कर्तव्यों को पालन की भी उम्मीद रखता है, जो हम लोग इस तरह से उसको देख पाएंगे। देश की एकता एवं अखंडता असूक्ष्म रखने के लिए आवश्यक है। संविधान को वर्णित मौलिक कर्तव्य निम्न प्रकार से की जा सकती है। देखिए पहला, संविधान का पालन और उससे आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना हम लोगों को चाहिए। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपनाना चाहिए, मतलब सभी को हम लोग उच्च मनोभाव से उसको आगे ले जाने के लिए हम लोगों को सोचना जरूरी है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित करना चाहिए और अपनाना चाहिए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहिए, मतलब उससे हम लोग को क्षुण्ण नहीं करना चाहिए, यानी कि खंडन नहीं करना चाहिए। संप्रभु का अर्थ होता है सब मिलजुल कर, एकता और अखंडता, जिसे हम लोग खंडन नहीं कर सकते, ये चीज़ हम लोग को रखना चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए, देश की जो सुरक्षा है, देश की सुरक्षा
के लिए हम लोग आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। कोई हम लोग को आह्वान करेगा तो हम लोग उसको सहायता करेंगे, यानी कि राष्ट्र की सेवा हम लोग को सभी को करना चाहिए। भारत के सभी लोगों को समरता और समान भ्रातृत्व की भावना निर्मित तथा महिलाओं को सम्मान को ठोस पहुंचाने वाली प्रथाओं को त्याग करनी चाहिए। जो महिलाओं को ठोस पहुंचाते हैं, ये चीज़ हम लोग को नहीं करना चाहिए, इसको त्याग करना चाहिए। प्राथमिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा के महत्व समझा और उसका परीक्षण करना चाहिए। मतलब उसका संस्कृति का गौरव जो है उसको बढ़ाना चाहिए। वो जो पीछे छूट रहा है उसको हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव है, इसकी रक्षा भी हम लोग को करना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना चाहिए और व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र पर उत्कर्ष की ओर बढ़ने की सतत प्रयास करने चाहिए, जिससे राष्ट्र निरंतर विकास और उपलब्धि की नए भाईचारों को हम लोग की ओर बढ़ सके। मतलब सभी हम लोग मिलजुल कर रह सके, इसके लिए हम लोग को ये बढ़ना चाहिए। माता पिता या संरक्षक को 6 से 14 वर्ष तक के आयु वाले जितने सारे बालक या प्रतिपाल्य का शिक्षा का अवसर देना चाहिए। मतलब 6 से लेकर 14 वर्ष तक हम लोग को कार्य नहीं करवाना चाहिए, उसे शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए हम लोग सभी को। अभी हम लोग देखेंगे धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ हम लोग देखेंगे तो उसका शाब्दिक अर्थ धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव होना, यही इसका शाब्दिक अर्थ होता है। भारतीय संविधान के सभी को अपने धार्मिक अवसर या विश्वास की और तौर तरीके की भावना जो है ये देनी चाहिए और राज्य एक दूसरे से अलग रखने का रणनीति अपनानी चाहिए। धर्म राष्ट्र के अलग रखने की इस अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता हम लोग कहेंगे। मतलब कोई भी हम लोग धर्म यहाँ पालन कर सकते हैं, इससे कोई बाधा विपत्ति नहीं होता है या नहीं होनी चाहिए। भारत के संविधान भारत को एक निरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है और भारतीय राज्य का बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूहों के हाथों में है और न ही किसी राज्य के धर्म के समर्थन देता है। कोई भी राज्य को कोई भी धर्म का समर्थन हमारे इंडियन जो संविधान है इसमें नहीं देता है। भारत में विद्यालय में, कचहरी में, थानों में, दफ्तर में जैसी सरकारी संस्थाओं में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने की अपेक्षा नहीं की जाती है। मतलब कोई भी खास धर्म को हमारा भारत में उसको ज़्यादा मान्यता नहीं दी जाती है कि ये होनी चाहिए, इसको ये देनी चाहिए, इसके लिए ये ज़्यादा है, इसके लिए नहीं है। इस तरह का कोई मतलब नहीं रखता है हमारा संविधान। भारत का संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है और भारतीय राज्यों का बागडोर न तो किसी तो बोल दिए। देखिए, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी एक दूसरे धार्मिक समूह को दबा नहीं सकता। जैसे
हिंदू लोग मुस्लिम को दबा नहीं सकता, मुस्लिम लोग हिंदू को दबा नहीं सकता, सिख को दबा नहीं सकता, ईसाई को दबा नहीं सकता। मतलब ऐसा कोई धर्म नहीं है कि किसी को नीचा दिखाना, किसी को ऊपर उठाना, इस तरह से उसको दबा नहीं जा सकता है। एक ही धर्म के लोग किसी धर्म के किसी अन्य व्यक्ति को दबा नहीं सकता है। राज्य किसी धार्मिक पर न तो किसी खास धर्म को थोप सकती है और न ही मतलब एक धर्म किसी को बोल नहीं सकता कि नहीं आप ये धर्म पालन कीजिए, नहीं आप ये धर्म पालन, इस तरह से थोप नहीं सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। और जो नए स्टूडेंट है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए, जो कि इस नाम से है, इससे पूरा आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। एकेडमी में, सभापति एकेडमी, ठीक है। तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज करिए व्हाट्सएप पर। ठीक है। क्लास 6 to 12 तक पूरी स्टडी इसी से होता है। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।